हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव वर्मा। हम लोग आज RTS 3 का सलूशन देखेंगे। ये जो RTS 3 है, इस पेपर का सिलेबस था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो एनसीईआरटी के हिसाब से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सिलेबस है, उसी सिलेबस से ये टेस्ट था और 45 क्वेश्चंस थे इसमें। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और प्रॉपरली प्रिपेयर करिए, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज गिवन बिलो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो सिंपल बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ये पता है हम लोग को कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ये पता है हम लोग को। अच्छा, स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, ये भी पता है। तो इसमें देखो, जैसे पॉइंट्स के नाम लिख लें। ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट को बी लिख लें, इस पॉइंट को सी लिख। तो ओ से ए तक देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो भी स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ओ से ए के बीच में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको आगे बढ़ाएं तो इसका एंगल 90 से बड़ा बनता है। एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और एंगल 90 से बड़ा है इसलिए स्लोप नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। इसमें ऊपर दिया है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नहीं हो सकता। इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, ये दोनों में से एक होगा। अब आगे चलकर फिर ए से बी के बीच में फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन एंगल 90 से छोटा है तो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। 1 में भी है और 3 में भी है, तो दोनों हो सकते हैं। बी से सी के बीच में फिर स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आपको, और फिर इसका एंगल 90 से बड़ा आएगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो फिर नीचे आएगा। ऊपर वाले में से वहीं खत्म हो गया ग्राफ, इसमें नीचे भी जाना था। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। तो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए बॉडी में हैव वेरिंग स्पीड। कह रहे हैं एक बॉडी की स्पीड वेरी कर सकती है विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। कह रहे हैं वेलोसिटी ना वेरी करे लेकिन स्पीड वेरी कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना। वेलोसिटी वेक्टर है और वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को लेकर बनी। तो अगर स्पीड या डायरेक्शन में से कुछ भी वेरी कर रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी वेरी करेगी। तो अगर स्पीड वेरी कर रही तो वेलोसिटी वेरी करेगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। दूसरा है बॉडी में हैव वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, ये सही हो जाएगा। एक बॉडी की वेलोसिटी वेरी कर सकती है लेकिन स्पीड वेरी करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर दोनों में से कोई एक वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी वेरी कर जाएगी। तो अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि उसका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, और अगर डायरेक्शन बदल रही है तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी बदलेगी, यानी वेलोसिटी वेरी करेगी। तो एक बॉडी की स्पीड वेलोसिटी वेरी करे और स्पीड वेरी ना करे, ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा है बॉडी में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। एक बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है जबकि वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही। जब हम बोलते हैं वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही तो इसका मतलब होता है ना मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है ना डायरेक्शन वेरी कर रहा है। और जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं तभी हम किसी वेक्टर को कांस्टेंट बोलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर है, वो तभी कांस्टेंट कहा जाएगा जब ना मैग्नीट्यूड वेरी करे ना डायरेक्शन। और जब कुछ भी वेरी नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। इसमें कह रहे हैं नॉन जीरो एक्सेलरेशन है जबकि वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। चौथा है ए बॉडी में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। कह रहे हैं एक बॉडी की स्पीड नहीं वेरी कर रही, स्पीड कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट।
अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो सकता है, तो ये पॉसिबल केस है। क्यों? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो डायरेक्शन को बदलने के लिए कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो चाहिए, और हमें पता है डायरेक्शन को नॉर्मल एक्सेलरेशन बदलता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन है, ए बॉडी में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन हो सकता है विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, स्पीड वेरी करे बिना। तो बिल्कुल हो सकता है स्पीड ना वेरी करे लेकिन डायरेक्शन वेरी करे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ई में लिखा है, ए बॉडी में हैव जीरो वेलोसिटी विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है जबकि एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ये भी पॉसिबल है। कैसे? बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं आप डेली लाइफ में ही। एक बॉडी को ऊपर उछालिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी? जीरो। हाईएस्ट पॉइंट वही होता है जहां वेलोसिटी जीरो हो जाए, लेकिन वहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, वो जी होता है और वो नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉडी में हैव जीरो वेलोसिटी विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, दिस इज पॉसिबल। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? बी, डी एंड ई। तो उस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दो ग्राफ दिखाए गए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहां से ए और बी के एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। अब ये सिंपल है, आप जानते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है यहां, और स्लोप निकालने के लिए एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से लेते हैं। यहां इसका y से एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 45 डिग्री b का, तो x से एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री b वाला एंगल। और a का एंगल जो है a, उसका एंगल y से 30 डिग्री दिया है, तो x से क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ये होगा। तो अब हम यहां से कह सकते हैं जो a का एक्सेलरेशन होगा वो 60 डिग्री एंगल से निकलेगा, tan 60। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और स्लोप tan थीटा से निकालते हैं। और जो b का एक्सेलरेशन होगा वो यहां से आएगा tan 45। अब डिवाइड करेंगे दोनों को, तो tan 60 √3 होता है और tan 45 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा √3, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला है, कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, यू, इसका जो यू है वो आपको 40 दिया है किलोमीटर पर आवर। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, कह रहे हैं जब ब्रेक्स लगाते हैं तो ये 2 मीटर के बाद रुक जाती, तो 2 मीटर चलने के बाद ये रुक जाती। फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट आपको 2 मीटर दिया। जब कभी बॉडी में ब्रेक लगाकर बॉडी को रोका जाता है तो इस डिस्टेंस को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। कह रहे हैं इफ द सेम कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब अगर सेम कार को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करा रहे हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी वो पूछा जा रहा है। मतलब यू चेंज कर दिया गया, सेम कार है तो जब ब्रेक लगाएंगे तो जो रिटार्डेशन होगा वो सेम होगा। सेम कार की बात कर रहे हैं तो जब ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन सेम होगा। अब इनिशियल स्पीड 40 से बदल के 120 कर दी गई है, तो पूछ रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो सॉल्व करना। हम लोग इसमें चूंकि टाइम की कोई बात नहीं की गई है तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s करेंगे, v 0 है, u स्क्वायर माइनस 2s, और s सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर बाई 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर बाई 2a। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि सेम कार में दो दो बार ब्रेक लगाई गई है, तो जब सेम कार है तो a सेम ले लेंगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो जाएगा।
स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अब जब u 40 है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 मीटर है, तो कह रहे हैं जब u को 120 कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब यहां से समझ सकते हो स्पीड को 3 गुना कर दिया गया, 40 से 120, तो जो डिस्टेंस है वो कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना। स्पीड को 3 गुना कर दिया, ऐसे समझ लो S1 बाई S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर। S1 2 मीटर है, S2 निकालना है, U1 40 है तो 40 का स्क्वायर, U2 120 है तो 120 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, तो 2 बाई S2, ये 40 बाई 120 1/3 आएगा, 1/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो S2 आएगा 18 मीटर। डायरेक्ट बता सकते थे हम लोग कि जब S प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर है तो जब U को 3 गुना करेंगे तो डिस्टेंस जो होगी वो 9 गुना हो जाएगी, 9 टाइम्स। तो पहले 2 मीटर थी, अब 9 गुना होगी तो 18 मीटर्स हो जाएगी, और उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 से 2 सेकेंड के बीच में बताइए। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान देना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या अंतर होता है ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहां पर आपसे वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहे हैं कितना होगा, तो इस बात को विशेष ध्यान देना है। अब हमारे लिए आसानी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कब अलग अलग होते हैं, जब ड्यूरिंग मोशन बॉडी की वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी तो वहां से बॉडी रिट्रेस करेगी, यानी अपने पाथ पे वापस लौटेगी, और अगर वापस लौट आई बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग होगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो बस अभी ये देखना है कि बॉडी लौटेगी कि नहीं लौटेगी, और लौटेगी कब, जब वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी यहां दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और इसमें यह भी लिखा है अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। जब अल्फा और बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं तो इसमें देखो वेलोसिटी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। जब अल्फा और बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं तो जो वेलोसिटी यहां से सॉल्व दिखेगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, 0 होने का कोई चांस ही नहीं है, तो कभी बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो बॉडी नहीं लौटेगी। यानी जो एक्सप्रेशन दिया है इसके हिसाब से बॉडी कभी नहीं लौटेगी, और नहीं लौटेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। अगर बीच में यहां माइनस साइन लगा देते, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, तो माइनस आने के बाद तो पक्का वेलोसिटी कभी ना कभी 0 होती, और अगर वेलोसिटी 0 हो जाती तो बॉडी वहां से लौट आती, तो डिस्प्लेसमेंट अलग होता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग होता। इस क्वेश्चन में बाई चांस अल्फा और बीटा पॉजिटिव हैं, बीच में साइन प्लस का है, तो वेलोसिटी कभी 0 होगी ही नहीं फ्यूचर में, और जब 0 होगी ही नहीं तो बॉडी कभी लौटेगी नहीं, और लौटेगी नहीं तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आती, तो इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन बिना सोचे समझे सीधा निकाल दिया तो बाई चांस आपका ये आंसर सही हो गया। अगर यहां माइनस लिखकर हम देते तो आप गलत कर देते, और अगर आपने पूरा सोच के किया है जो हमने बोला और उसके बाद आपने जो किया है, इसका मतलब वो हमेशा के लिए सही होता। तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपरली अप्लाई होने चाहिए। वेलोसिटी को हम लिखेंगे ds बाई dt और इंटीग्रेट कर लेंगे अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ds हो जाएगा यहां से अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, और इंटीग्रेट करेंगे इसको, लिमिट आएगी 1 से 2, तो टाइम 1 से 2 ये आएगा। कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 0 to s ले लेते हैं, s सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे 1 से 2, रख लोगे। सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए, बीटा के साथ 3 वाला टर्म आना चाहिए। देखो इसमें बीटा के साथ 2 और 3 कुछ नहीं आ रहा, ये गलत। इसमें बीटा के साथ 2 आ रहा है, ये गलत। बीटा के साथ 3 आना चाहिए,
और अल्फा के साथ 2 आना चाहिए। इसमें अल्फा के साथ 2, बीटा के साथ 3 है, लेकिन ऊपर भी आना चाहिए कुछ ना कुछ, लिमिट रखोगे तो। समझ आ रही बात ये? तो उस हिसाब से आंसर आएगा सेकंड वाला, लिमिट रख लेंगे, मैच कर लेंगे, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला असर्शन लिखा है, ए बॉडी मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ में हैव जीरो एवरेज एक्सेलरेशन। कह रहे हैं एक बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर रही है और उसका एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसको समझो कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है। देखो, तो जैसे बॉडी कर्व पाथ पे मूव कर रही है इस तरह का, एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन को 0 होना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है और उस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे, वेक्टर इक्वल लिखेंगे। और वेक्टर इक्वल का मतलब होता है दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो वो कह रहे हैं कर्व पाथ पे बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ये असर्शन में लिखा है। तो देखो, हो सकता है भाई, अगर बॉडी मान लो यहां से लेकर यहां तक हम देखते हैं उसका एवरेज एक्सेलरेशन, यहां से लेकर और यहां तक मान लीजिए एवरेज एक्सेलरेशन देखते हैं। यहां वेलोसिटी अगर v है और यहां भी वेलोसिटी अगर v हो जाए, अगर हो जाए, तो बताओ यहां से वहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट B तक वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल हो गई, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो जो पहला असर्शन दिया हुआ है, द ए बॉडी में मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ में हैव 0 एवरेज एक्सेलरेशन, में हैव का मतलब 0 एक्सेलरेशन होना पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन लिखा, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ में बी कोलिनियर। कैन रीजन में लिखा है कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कोलिनियर हो सकती है, और अगर कोलिनियर होंगी तभी 0 आएगा। तो ये रीजन भी सही है, आपको यही एक्सप्लेन किया हमने कि अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कोलिनियर हो जाएं और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो फाइनल इनिशियल बराबर होंगे, एवरेज 0 हो जाए। तो यानी कर्व पाथ पे एवरेज एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कोलिनियर हो जाएं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। और यही यहां पर एक्सप्लेन्ड है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ में बी कोलिनियर। जब ये कोलिनियर होंगी तभी एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा। रीजन भी सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन सही है ना। आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी ट्रेवल्स 100 इतने मीटर इन nth सेकेंड एंड इतने मीटर इन n+2th सेकेंड। द एक्सेलरेशन इज, nth सेकेंड में बॉडी 102.5 मीटर जाती है और n+2th सेकेंड में 115 मीटर चलती है। पूछना है एक्सेलरेशन कितना हो। nth सेकेंड की बात हो रही है तो फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1। nth सेकेंड में चलती है 102.5 मीटर, तो 102.5 इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और n+2th सेकेंड में चलती है 115 मीटर। n+2th सेकेंड के लिए यहां n की जगह n+2 रख देंगे। जैसे वो कहते 5वां सेकेंड तो इनकी जगह 5 रख देते, वो कहते 10वां सेकेंड तो इनकी जगह 10 रख देते। तो अब वो कह रहे हैं n+2th सेकेंड तो इनकी जगह n+2 रख देंगे। n+2th सेकेंड में 115 मीटर चलती है तो 115 हो जाएगा u प्लस हाफ a, n की जगह n+2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2n+3। n की जगह n+2 रखोगे 2n+4 आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, सॉल्व करोगे 2n+3 आ जाएगा।
अब ए पूछ रहे हैं, ए पूछने का मतलब हमें यू नहीं चाहिए, घटा दो दोनों इक्वेशंस को, सीधा माइनस कर दो। माइनस करोगे 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 को घटाओगे तो 115 में से 102.5 जाएगा तो 12.5 बचेगा, और इधर u से u कट जाएगा, इधर हाफ ए कॉमन आ जाएगा, 2n प्लस 3 में से 2n माइनस 1 जाएगा तो 4 बचे, 2n कैंसिल होगा, 4 बचे, तो यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 12.5 इक्वल टू 2a बचा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए सॉल्व हो गया। अगर u चाहिए होता तो a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, u निकल आएगा, तो a आ गया 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कौन सा किससे मैच करेगा। देखो यहां वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो वो क्या देगा, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। नेट का मतलब होता है वो एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करे, और यहां देखो वेलोसिटी वेक्टर लिखा है, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएंगे तो एक्सेलरेशन भी नेट आएगा। सेकेंड ऑप्शन में डी मॉड वी बाई डी टी लिखा है, यहां आपने केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट किया है, और डिफरेंशिएशन का मतलब हमें पता होता है रेट ऑफ चेंज, तो इसका अगर नाम लिखें तो ये क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करता है वेलोसिटी पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये जो होगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो करेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये जो है ये 4 से मैच करेगा। मॉड डीवी बाई डी, देखो डीवी बाई डी फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन पे मॉड लगा दिया तो वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो ये जो है ये शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन को। और डी आर बाई डी टी क्या होता है, आर है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो डी आर बाई डी टी 3 से मैच करो। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा हो सकता है, तो ए से मैच कर रहा है 1, तो छोटा कर लें थोड़ा, ए से 1 मैच कर रहा है, ए से 1 फर्स्ट में है और फोर्थ में है, बी से 4 मैच कर रहा है, तो ए से 1 बी से 4, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, ए से 1 बी से 4। A ball is thrown vertically upwards, assuming the air resistance to be constant and considerable. बॉल को ऊपर फेंका गया है, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पूछ रहे हैं टाइम का रिलेशन। आपको पता है जब असेंडिंग मोशन होता है, असेंडिंग मोशन में जो रिटार्डेशन लगता है वो G प्लस R बाई M होता है, R रेजिस्टेंस फोर्स, और डिसेंडिंग मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो G माइनस R बाई M होता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं जब रेजिस्टिव मोशन होता है। अब चूंकि असेंडिंग मोशन में रिटार्डेशन ज्यादा है तो वेलोसिटी जल्दी जीरो हो जाएगी, और जितनी जल्दी वेलोसिटी जीरो होगी टाइम ऑफ असेंट उतना कम होगा, तो असेंडिंग मोशन का टाइम कम होगा। डिसेंडिंग मोशन में एक्सेलरेशन कम है तो बॉडी धीरे धीरे नीचे आएगी, तो आने का टाइम ज्यादा होगा, तो डिसेंडिंग मोशन का टाइम ज्यादा होगा, तो असेंडिंग का टाइम डिसेंडिंग से कम होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अगला है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, सही बताना है। इन ए ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मस्ट मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मस्ट गलत कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप का होता है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में पाथ स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें लिखा होना ही चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर कोलिनियर,
स्ट्रेट लाइन मोशन तभी होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में कोलिनियर होते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। इसके अलावा और किसी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, या तो फिर एक्सेलरेशन ना हो तब होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है, रीजन सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, assertion is false and reason is true। मैचिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से। पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय दिस, मैच करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो देखो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेक कर लो पहले, सबसे आसान है चेक करना। एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt, तो वेलोसिटी आ जाएगी 20 माइनस 10t, और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt से -10। तो एक्सेलरेशन होगा -10, मतलब c से 4 मैच करेगा। वेलोसिटी 4 सेकेंड पे निकालनी है, 4 सेकेंड इसमें पुट कर दोगे t इक्वल टू 4, तो वेलोसिटी आ जाएगी 20 माइनस 10 इंटू 4, तो 20 माइनस 40 होगा, ये -20 आ जाएगा, तो वेलोसिटी होगी -20। अब ये दो सबसे आसान वाले थे, निकाल लिए। अब इनसे आंसर चेक कर लो पहले। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे यानी d से मैच करेगा 1। अब d से 1 फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, तो मतलब फोर्थ और थर्ड गलत हो गए। अच्छा, c से मैच कर रहा है 4, और c से 4 केवल फर्स्ट ऑप्शन में, तो सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है ना। अच्छा, अगर आपको पूरा सोल्यूशन जानना था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी 3 सेकेंड में, तो इसके लिए आपको जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी होती है तो सबसे पहला काम आपको करना होता है वेलोसिटी को 0 पुट करो और पता करो वेलोसिटी कब 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी लौट आएगी, और जब बॉडी सीधे जाकर लौट आती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। अगर वेलोसिटी 0 ना हो, बॉडी सीधे चलती रहे, कभी ना लौटे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होते हैं। तो अब यहां वेलोसिटी आपने 0 किया, पीछे सॉल्व किया था वेलोसिटी आपने, वो आई थी 20 माइनस 10t, इसको 0 किया तो 20 माइनस 10t इक्वल टू 0, t आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है ना। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है तो 3 खाने बना लो। यहां वो टाइम ले लो जो टाइम आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। जैसे आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 सेकेंड में बतानी, 3 सेकेंड का मतलब 0 से 3 सेकेंड, तो एक टाइम हो गया 0, एक टाइम हो गया 3 सेकेंड, और एक वो टाइम हो जाएगा जब वेलोसिटी 0 हो रही। इन तीनों टाइमों पे आप x निकाल लो, पोजीशन निकाल लो, x की वैल्यू। तो 0 टाइम पर x, 2 टाइम पर x और 3 टाइम पर x निकालते हैं। यही लिख लेते हैं। x का इक्वेशन दिया हुआ है आपको 10 प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर, तो 10 प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर ये दिया। अब इसमें टाइम 0 रख दो तो x 10 आ जाएगा 0 टाइम पर। टाइम 2 रखो तो ये 40 प्लस 10 50 और माइनस 20 30 आ जाएगा। और टाइम 3 रखोगे यहां पर तो ये 60 प्लस 10 70 माइनस 45 ये 25 आ जाएगा। अब इसका डायग्राम बना लो। ये ओरिजिन है, टाइम 0 पे बॉडी कहां थी 10 पे, तो ये x इक्वल टू 10 है, और यहां बॉडी टाइम 0 पर, टाइम 2 पे बॉडी 30 पे पहुंच गई, तो ये t इक्वल टू 2 है और बॉडी यहां पर 30 मीटर पे है 30, और 3 सेकेंड पे 25 पे आ गई। तो ये थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। तो 2 सेकेंड पे बॉडी 20 मीटर पे थी,
30 मीटर पे, तो ये 2 सेकेंड हो गया, और यहां बॉडी 30 मीटर पे थी, और 3 सेकेंड पे बॉडी 25 मीटर पे आ गई। ये तो है। तो अब देखो बॉडी ने मूवमेंट कैसे किया होगा, डायग्राम देखो कैसे चली होगी बॉडी। पहले बॉडी 0 से 2 सेकेंड मतलब यहां से यहां गई होगी, और फिर 3 सेकेंड पे लौट के यहां आई होगी। ये बॉडी का पाथ हो गया। टाइम वाइज आगे बढ़ो तो 0 से 2 तक गए, 2 सेकेंड तक, पर 2 से 3 सेकेंड तक आए। यहां 10 था, यहां 30 था, तो 10 से 30 जाने में बॉडी ने 20 मीटर चला। 10 से 30 कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 20। और फिर 30 से 25 लौट आई बॉडी, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5। तो 20 गई बॉडी और 5 लौट आई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, 25 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आंसर अगर टिक करना होता तो ये आता 25 मीटर, ए का 3। और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो निकालो, 0 सेकंड पे जो होगा वो निकालो, घटा दो। 1 सेकंड पे बॉडी कहां होगी, टाइम 1 रख दो, तो 20 + 30 10 30 और -5 25 होगा। और 0 सेकंड पे बॉडी 10 पे थी, तो 25 - 10 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ। तो निकालने की जरूरत नहीं थी डिस्प्लेसमेंट, आंसर तो हमारा 3rd और 4th से ही आ गया था। हमने तो इसलिए सॉल्व करके दिखाया कि आपको आना चाहिए निकालना, है ना। तो आंसर तो 3rd 4th से ही आ गया था। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h इफ T1 एंड T2, बॉल को हाइट h से रिलीज किया गया है। T1 and T2 be the time required to complete the first half and second half of the distance. पहली आधी डिस्टेंस मान लो h/2 और अगली आधी डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगा वो T1 और T2 लगा। ये दिया है क्वेश्चन। तो कह रहे हैं सही ऑप्शन बताओ। आंसर में देखो T1 T2 का रिलेशन पूछ रहे हैं। हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो फ्री फॉल में अगर डिस्टेंसेस के इंटरवल सेम दिए हैं तो टाइम का जो रेशियो होता है वो ऐसे चलता है। ये टाइम अगर t मानेंगे तो ये होगा √2 - 1 × t। ये आ रहा है। और यहां से साफ साफ दिख रहा है t की वैल्यू क्या है, T1, तो t की जगह लिख सकते हैं T1। तो T2 = √2 - 1 T1, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, डायरेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन आया, वेलोसिटी कांस्टेंट है बॉडी की। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेक्टर होती है। वेक्टर कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कांस्टेंट, यानी बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रही है, ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है और ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्ट्रेट लाइन पाथ पे बॉडी जा रही है तो सब कुछ सेम होगा। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरीथिंग विल बी सेम। जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे बॉडी जा रही है तो सब कुछ सेम होगा, सारे ऑप्शन सही होंगे, सही आंसर हो जाएगा सेकंड, है ना। बदलती तब है चीजें जब या तो बॉडी का पाथ कर्व हो या बॉडी स्ट्रेट लाइन जाके वापस लौट आए। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है वो वाला, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बनाना। यहां देखो एक्सेलरेशन जो है इस वाले केस में वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। अगर आपको याद हो तो हम लोग ये जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, जब एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है पॉजिटिव में, तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बनता है। ये ए है, ये बी है, ये एस। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बनता है। वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव में है
तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बने, और ऐसा केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। इन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल नेसेसरीली मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। नेसेसरीली वर्ड गड़बड़ कर रहा है, वो कह रहे हैं कि फ्री फॉल का मतलब पक्का है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ही, जबकि हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है उसको कहां से गिराया गया, है ना। तो इसलिए पहला आंसर, पहला स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। एक लिफ्ट ऊपर जा रही है और इसमें कुछ वेलोसिटी है, इसकी छत से एक पत्थर गिरता है और कह रहे इस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी बताइए, और देखने वाला कौन होगा जब नहीं लिखा है, जमीन पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर। अब जब ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देखता है तो हम जानते हैं गिरने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिराने वाले के बराबर होती है। यहां गिरने वाली बॉल है, गिराने वाला लिफ्ट है, तो लिफ्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी यू होगी, और इसमें लिखा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो यहां दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर होगा, एक्सक्यूज मी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन सही। A particle moves in a straight line in same direction for 20 seconds with velocity 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक मूव करता रहा सेम डायरेक्शन, देन मूव्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक मूव करता रहा, एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनली ये 5 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक मूव किया, एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो आपको पता है यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 20 इंटू 3 यानी 60 मीटर। फिर यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 20 इंटू 4 यानी 80 मीटर, और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 100 मीटर। टाइम यहां का 20 सेकेंड है, यहां का भी 20 सेकेंड है, और यहां का भी 20 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 प्लस 80 प्लस 100, और टोटल टाइम हुआ 60 सेकेंड, तो ये 240 आ जाएगा, बाई 60 करेंगे तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, है ना। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ये दी हुई है, कह रहे हैं वेलोसिटी बताइए पार्टिकल की जब एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी वो बताना। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना आता है हमें, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे f, एक्सेलरेशन को f से लिखना है क्योंकि a से ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट f। डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन आएगा, और वो आएगा 2b माइनस 6ct। अब कह रहे हैं जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी बताओ। तो पहले कब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो कब एक्सेलरेशन जीरो होगा ये पता करें, ये पता करें कब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा ये पता करने के लिए f को जीरो पुट कर देंगे,
तो 2b माइनस 6ct इक्वल टू 0। तो t आ जाएगा 2b/6c, 2b/6c यानी b/3c। इस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। अब जब वो कह रहे हैं जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी बताओ, तो अब वेलोसिटी कितनी होगी? तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी होगी a+2b। वेलोसिटी में टाइम पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है, टाइम की जगह b/3c रख देंगे। तो टाइम की जगह रख दिया b/3c माइनस 3c, फिर टाइम की जगह रख दिया b/3c का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a+2b²/3c माइनस 3, ये b²c/9c² आएगा, b²c/9c²। एक c से एक c कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, तो वेलोसिटी आएगी a+2b²/3c माइनस b²/3c। तो आंसर आएगा a+b²/3c। ये 2b²/3c में से b²/3c माइनस होगा तो बचेगा b²/3c। तो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the maximum height is 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को यहां से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, कितनी वेलोसिटी फेंका ये नहीं दिया हुआ है, ये मैक्सिमम हाइट आ गई h। कह रहे मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पर, यानी ये भी h/2 होगा और ये भी h/2 होगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। याद करो हम लोग इसको कैपिटल V लिखते थे और बीच में जो वेलोसिटी आती थी उसको स्मॉल v लिखते थे। ये वाली हाइट स्मॉल h हो जाएगी और ये वाली हाइट h-h हो जाएगी। और फिर v का फॉर्मूला पूछा गया है। v के दो फॉर्मूले आते हैं हम लोग को, एक v=gt और एक v=√2gh। या हाइट दी है तो v का फॉर्मूला सीधे लगा देंगे, v² = 2gh और h की वैल्यू दी है h/2, 2 कैंसिल, v आ जाएगा तो v² आ जाएगा gh, तो h आ गया सीधे सीधे v²/g। तो सही ऑप्शन हो जाएगा v²/g। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है यही v की वैल्यू है, ये 10 का स्क्वायर बाई 10, तो आंसर आएगा 10 मीटर। समझ आ गया ना क्या किया? तो ये 10 मीटर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट 1, ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और ये उनके साथ वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं मैच करो। इसको थोड़ा छोटा कर लें, मैच करना है। पहले वाले में देखो साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट। वेलोसिटी को y एक्सिस पे लिया गया है तो वेलोसिटी y का काम कर रही है, y का रोल। y कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहां y कांस्टेंट है, y ऊंचाई कहलाती है। अब ऊंचाई कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट, और y का मतलब v, तो v कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0। तो पहले वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो a से 3 मैच करेगा। a से 3 3 में दिया हुआ, तो चौथा तो गलत हो गया, पहले तीनों में से कोई भी हो सकता है। बी ऑप्शन में हाइट बढ़ रही ग्राफ की तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और इसका स्लोप निकालोगे इनफाइनाइट आएगा 1090। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बी से 4 मैच करेगा। बी से 4 केवल सेकंड ऑप्शन में है, फर्स्ट में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, है ना।
आगे चेक कर सकते हैं वैसे ही। A stone is thrown upwards with a speed u from the top of tower, reaches the ground with a velocity 3u. Height of the tower is. किसी टावर की हाइट अगर h है, यहां से एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, यह आपको पता ऊपर जाएगा फिर आके नीचे जमीन पे गिरेगा। जब ये जमीन पे गिरता है तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 3u होती। तो पूछना है h बताओ कितना हो। हमें पता है जब भी टावर से ऊपर किसी चीज को हम फेंकते हैं और वो नीचे आके गिरती है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v आपको 3u दिया है, 3u स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, ये 8u स्क्वायर आ जाएगा। 3u का होल स्क्वायर करेंगे 9u स्क्वायर आएगा, 9u स्क्वायर में से u स्क्वायर घटेगा तो 8u स्क्वायर आएगा। 8u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h आ जाएगा 8u स्क्वायर बाई 2g। तो ये आंसर आएगा 4u स्क्वायर बाई g। ये डायरेक्ट पढ़ा चुके हैं क्लास में चीजें सारी, फॉर्मूले आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो 4u स्क्वायर बाई g यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो है ना। A ball is thrown vertically upwards with velocity 600 meter per second. Calculate the distance traveled in the last 2 seconds. अब आपको पता है जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ये आप इस वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल V कहते थे, ये 600 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। बॉडी ऊपर जाएगी, यहां कहीं फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। लास्ट 2 सेकेंड में पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल, लास्ट के 2 सेकेंड ये वाले होंगे। इस टाइम को याद करो, हम लोग t लिखते थे और इस हाइट को h लिखते थे। इधर जो टाइम बचा उसको t माइनस टी और हाइट को h माइनस एच। कैपिटल एस टोटल हाइट होती थी। कह रहे हैं लास्ट के 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, मतलब t की वैल्यू 2 सेकेंड दी और h पूछ रहे हैं, है ना। और h का फॉर्मूला आपको पता है, सीधा सीधा h इक्वल टू क्या होता है, हाफ gt स्क्वायर। g 10 है और t है 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। आंसर करेक्ट हो जाएगा 20 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। An insect starts climbing a conical birthday hat of radius 5 सेंटीमीटर। वो जो बर्थडे वाली कैप होती है कोनिकल शेप की, उस शेप की ये कैप है और इस पे एक चींटी यहाँ ए से चलना शुरू करती है और ऐसे इसके सरफेस पे स्पाइरल पाथ पे ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हुए ऊपर चढ़ के जाती। ए से शुरू करती है और बी तक जाती है ना। पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर। तो देखो डायग्राम को ऐसे समझो, डायग्राम को ऐसे समझो कि एक कोन में यहां से शुरू करती, मतलब डायग्राम इधर से बना के दिखाते हैं। देखो ये सेंटर, ये हाइट आपको 12 सेंटीमीटर गिवन, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन, और समझ लो जो इंसेक्ट है वो यहां से चलना शुरू करता है और यहां पहुंचता है। जैसे आपको सर यहां कहां, वो तो यहां किनारे से नहीं, वो तो बीच में से चलना शुरू कर रहा है। तो भैया आप ये समझो कि जो कोन है, कोन में जो इसका किनारा है, किनारा इसकी जो एज है, बॉटम है, इससे टॉप पॉइंट पे, टॉप पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, ये डिस्टेंस, यहां से 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 डिस्टेंस, सारी बराबरी तो होंगी, है ना। अब ये चूंकि 3D का डायग्राम 2D में बना है इसलिए आपको लग रहा है कोई लेंथ बड़ी कोई छोटी, वरना इमेजिन करके देखो कि एक गाजर जैसा एक कोनिकल कमरा बना हुआ है। अब कमरे का बेस गोल है, बेड समझ लो, बेड है, गोल वाला बेड है और बेड पे ऊपर मच्छरदानी लगी हुई, मॉस्किटो इंसेक्ट लगी कोनिकल शेप में। तो अब बताओ बेड के किसी भी किनारे से टॉप पॉइंट की लेंथ बराबर होगी कि नहीं होगी। बेड के किनारे पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, चाहे जिस तरफ लो, उससे टॉप पॉइंट की लेंथ, डिस्टेंस जो है वो कैसी होगी, सेम। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो
तो चाहे ए पॉइंट मानो यहां पर, चाहे यहां मान लो ए पॉइंट को, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर इसके एज पर, इसके गोल वाले सर्किल पे कहीं कोई पॉइंट लोगे, हर पॉइंट के डिस्टेंस बी से सेम हो। तो सीधा ये पूछ रहे हैं आपसे। अब ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? √12² प्लस 5², पाइथागोरस थ्योरम। और ये आएगा √169 और ये होगा 13 मीटर। तो सीधा सीधा ऑप्शन आएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, है ना। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए कर्व, ये बता दिया गया है कि बॉडी एक कर्व पे मूव कर रही है। अब इसको देखते हुए आपको सही आंसर बताने। बॉडी इज मूविंग अलोंग ए कर्व, इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट इट हैज नो एक्सेलरेशन। कर्व पे मूव कर रही है बॉडी, कर्व पे, ये बता दिया गया। अब अगर बॉडी कर्व पे मूव करेगी तो आपको पता है डायरेक्शन तो हर हालत में बदलेगी, और डायरेक्शन को कौन बदलता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी कर्व पे मूव कर रही है तो हर हालत में बॉडी में नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर स्पीड बदल रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसका काम है स्पीड को बदलना। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहे स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, लेकिन नॉर्मल तो होगा, क्योंकि कर्व पाथ है, डायरेक्शन तो बदल रही है, नॉर्मल होगा। और इसमें कह रहे हैं नो एक्सेलरेशन, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल भी होगा, और नॉर्मल तो हमेशा होता ही है कर्व पाथ पे, तो दोनों होंगे। अब दोनों होंगे तो कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगा, गलत बात है। आप जानते हो कर्व पाथ पे मान लो बॉडी यहां है तो टेंजेंशियल इस तरफ होगा और नॉर्मल जो है सेंटर की तरफ ऐसे होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो आपको पता है कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ से डायग्राम बनाया गया, इस तरह से आएगा। तो ना ये वेलोसिटी के कोलिनियर होगा और ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इसमें लिखा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब वेलोसिटी के अलोंग होगा, गलत है ये। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड दिया है इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन में बी प्रोपोर्शनल टू इट्स कर्वेचर। कह रहे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कर्वेचर के प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो आपको पता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तो केवल कौन सा एक्सेलरेशन बचेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, वो होता है v²/r, और 1/r स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पढ़ा है सब हम लोगों ने। और 1/r को बोलते हैं, पूरे 1/r को बोलते हैं कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है जब स्पीड कांस्टेंट होगी यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन बचेगा, वो प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर के होगा। तो ये ऑप्शन सही है, तो सी इज करेक्ट। चौथा दिया है द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी अलोंग द टेंजेंट। करे एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग नहीं हो सकता है, सही बात है, क्योंकि नॉर्मल तो होगा ही होगा ना, तो ये तो होगा ही होगा। अब अगर टेंजेंशियल भी है तो इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, और अगर टेंजेंशियल नहीं है तो नॉर्मल की तरफ ही रहेगी डायरेक्शन। तो मतलब टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन तो आ ही नहीं सकती कभी भी कर्व पाथ पे। तो डी ऑप्शन भी सही है।
ई दिया है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। कह रहे हैं एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। कहां होगा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल? स्पीड कांस्टेंट है तो अभी पीछे दिखाया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल है। स्पीड कांस्टेंट है तो कर्वेचर के प्रोपोर्शनल है। और यहां लिखा प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल लिखा, परपेंडिकुलर लिखा। इफ स्पीड इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर। मैं गलत पढ़ गया था, प्रोपोर्शनल नहीं, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है। देखो स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और नॉर्मल जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होता है, तो वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा। तो कह रहे हैं अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है ये, तो ई ऑप्शन सही है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, सी, डी एंड ई। तो ए आंसर सही है। तो सही आंसर होगा 1, है ना। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ दी है 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 AM। जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है 6 से 6:30 बजे के बीच में, उसके टिप की यानी उसके हेड की एवरेज वेलोसिटी बतानी। बताओ 6 बजे सुई कहां होगी? जब 6 बजे होंगे मिनट वाली सुई 12 पर होगी। भाई 6 बजते हैं, ये 12 वाला टाइम है, ये 6 वाला टाइम। 6 जब बजते हैं तो घंटे वाली सुई कहां होती है? 6 पर। और मिनट वाली सुई कहां होती है? 12 पर। मिनट वाली सुई की बात हो रही है, तो 6 बजे मिनट वाली सुई यहां होगी। 6:30 बजे घंटे वाली सुई 6 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगी और मिनट वाली सुई 6 पर आ जाएगी। तो 6:30 बजे मिनट वाली सुई यहां आ जाएगी। तो यानी इसका जो हेड था वो 6 बजे यहां था और 6:30 बजे यहां आ गया। ये 6:30 बजे का टाइम होगा और ये 6 बजे का टाइम। 6:30 बजे यहां आ गया। पूछ रहे हैं इसका एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी किसी की भी निकालनी हो, फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। देखो ये जो हेड है इसका पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 2r या 2l। इसकी लेंथ l दी हुई है तो 2l कह सकते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2l। और टाइम लगा है आधा घंटा। डिस्टेंस ट्रैवर्ड कहते तो ये पाथ आती, ये डिस्टेंस ट्रैवर्ड हो जाता। डिस्टेंस ट्रैवर्ड हमेशा आर्क लेंथ से निकलेगा और डिस्प्लेसमेंट सीधा इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे। तो 6 से 6:30 के बजे के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट होगा, 2l हो जाएगा। और टाइम आधा घंटा है, 30 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। एल आपको दिया है 4.5, तो ये 4.5 और बाई ये 1800, तो ये 9/1800 आ गया। इसको 1/2 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, यानी ये 5 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। सॉल्व कर लोगे ना इसको? 9/18 1/2 आ गया और 1/100 को 10 की पावर 2 लिखा, ऊपर ले गए 10 की पावर -2 हो गया। 1/2 0.5 आएगा। 0.5 इंटू 10 की पावर -2 में पॉइंट हटाएं तो उसको 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है 25 सेकंड में। देखो एरिया निकालना पड़ेगा। वीटी ग्राफ का एरिया आप जानते हो, ऊपर वाला एरिया प्लस में और नीचे वाला एरिया माइनस में। सारे एरियाज को विद साइन जोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एरिया को मॉड लेके जोड़ देते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवर्ड मिलता है। एरिया निकालते हैं पहले।
ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस 5 है, हाइट 10 है, तो 5 इंटू 10 50 बाई 2 करेंगे 25 आएगा। ये वाला एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, 5 लंबाई और 10 चौड़ाई 50 आ जाएगा। ये वाला एरिया ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से लिखेंगे, ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, इसकी लेंथ 10 दिख रही है और इसकी लेंथ 20 दिख रही है, जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 से 15 5 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, है ना। ये वाला एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बेस 5 है, 15 से 20 5 हो जाएगा, हाइट 20 है, ये 50 आएगा। इसका एरिया फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, 20 से 25 5 हो जाएगा और हाइट 20 है, ये भी 50 आ जाएगा, लेकिन इसको -50 लिखेंगे क्योंकि ये नीचे है। अब विद साइन सबको जोड़ दीजिए, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, विद साइन जोड़ो सबको, डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, विद साइन जोड़ते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आएगा 50, पहला हुआ, सॉरी पहला 25 है, पहला एरिया +25, दूसरा एरिया +50, तीसरा एरिया +75, चौथा एरिया +50 और पांचवा एरिया -50। ये कट गए, ये 75 + 75 150 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 150 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है तो विद साइन नहीं जोड़ेंगे, सबको प्लस में जोड़ देंगे, तो ऊपर वाले तो सारे प्लस है ही, तो 25 + 50 + 75 + 50, ये ऊपर वाले हो गए। और नीचे वाला जो ये -50 था, इसको भी क्या ले लेंगे, +50, तो ये आएगा 100, 150, 175, 75, 225, 250 आ जाएगा। देखो 50 25 75 75 150 200 250, तो ये 250 आ जाएगा। रेशियो निकालना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना। डिस्टेंस है 250 और डिस्प्लेसमेंट है 150, 0 0 कटा, तो यह आंसर आएगा 5/3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। A body is released from the top of a tower of height h मीटर, एक h मीटर हाइट का टावर है और वहां से एक बॉडी को रिलीज किया गया है u = 0 से। आफ्टर 2 सेकेंड इट इज स्टॉप्ड, 2 सेकेंड बाद ये स्टॉप कर दिया जाता है। हमें पता है जब भी किसी बॉडी को टॉप से रिलीज करते हैं तो पहले सेकेंड में चलती है 5 मीटर, अगले सेकेंड में चलती है 15 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना चल लेगी, 20 मीटर। तो 2 सेकेंड चलने के बाद हमें पता है ये 20 मीटर चल चुकी। कह रहे हैं इसको यहां रोक दिया जाता है, तो यहां रोक दिया गया, इसको यहां रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, इसको कैच कर लिया गया है। रोकने का मतलब समझ लो यहां किसी ने इसको कैच कर लिया, तो यहां रोक दिया गया इसको। अब कह रहे फिर रिलीज कर दिया गया, व्हाट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अब फिर रिलीज कर दिया गया, फिर रिलीज करेंगे तो कह रहे हैं अब 2 सेकेंड बाद इसकी हाइट बताओ, तो फिर अगले 2 सेकेंड में ये चलेगी और 2 सेकेंड में यहां कहीं पहुंचेगी, फिर टाइम 2 सेकेंड बीता तो फिर कितना चलेगी, 20 मीटर। ऊपर वाले से अब मतलब ही नहीं, ऊपर छोड़ा गया, यहां कैच कर लिया गया, तो यहां से तो फिर इनिशियल हो जाएगा, तो यहां से फिर इसको ड्रॉप किया गया और जब फिर ड्रॉप किया गया तो फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर चलेगी, तो टोटल कितना चल के आई, 40 मीटर। पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट क्या हो, तो जमीन से टोटल हाइट h दी थी, ऊपर से 40 मीटर चल के आ गई है, तो नीचे से हाइट क्या बचेगी, h - 40। सीधा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, h - 40 मीटर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइंस द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। सही है, आपको पता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, साइन अपोजिट होता है तो वेलोसिटी घटती है। तो इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, सही है। इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। पोजीशन एक्स और वेलोसिटी के साइन अगर सेम होते हैं तो बॉडी ओरिजिन से दूर जाती, और साइन अपोजिट होते हैं तो बॉडी ओरिजिन की तरफ आती। पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग, साइन से देख सकते हो। तो दूसरे में कह रहे हैं अपोजिट साइन है तो बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रही, सही है। सी ऑप्शन, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। कह रहे हैं अगर किसी टाइम पर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो उस टाइम पर बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी बताया था एग्जाम्पल, पत्थर को ऊपर फेंकते हैं हम लोग, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जी होता है जो नीचे की तरफ लगातार लगता रहता है। तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। डी दिया, इफ द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल। अगर किसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। कह रहे अगर किसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो उस टाइम इंटरवल में कभी ना कभी एक बार कम से कम एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो कम से कम एक बार एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये गलत है। क्यों? मान लो एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे जा रही है, ए से उसने शुरू किया अपना मोशन और चक्कर लगाकर वापस ए पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो। लेकिन सर्कुलर मोशन कर रही थी तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं था, क्योंकि सर्कुलर मोशन में और कोई एक्सेलरेशन हो ना हो, डायरेक्शन बदलने के कारण नॉर्मल एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो इसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है और इसलिए बॉडी में एक्सेलरेशन लगातार है जबकि एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। ई दिया है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। गलत है, तो पहले भी देख चुके हैं। स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन अगर बॉडी कर्व पाथ पे जा रही है तो वहां स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही होगी, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। जब सिर्फ एक्सेलरेशन लिखते हैं इसका मतलब टेंजेंशियल नॉर्मल दोनों को लेकर सोचेंगे, नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो गलत हो गया ये ऑप्शन। तो सही है केवल ए एंड बी, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। A ball is thrown vertically upwards. The ball was observed at a height h twice with a time interval delta t. कह रहे एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, बॉल जो है एक ही हाइट पर दो बार दिखी। कह रहे हैं वो वेलोसिटी बताइए कितनी थी। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका गया, बॉडी ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, लौट के बॉडी वापस आएगी और फिर यहीं गिरेगी। किसी भी हाइट पर ड्यूरिंग मोशन बॉडी दो बार होगी, एक बार यहां एक बार यहां। अगर ये एच हाइट पर थी तो यहां भी एच हाइट पर होगी। इस पॉइंट को अगर हम बी नाम दे देते हैं तो लौटते वक्त जब यहां होगी इसको बी डैश कह देते। सेम हाइट पर बॉडी दो बार हो, ये क्लास में हमने लिखाया है, पढ़ाया है, फॉर्मूले बताए हैं। इसके लिए बताया था जो टाइम इंटरवल होता है बी से बी डैश तक आने का, मतलब बी पर किसी हाइट पे थी, यहां से ऊपर गई, लौट के नीचे आई, बी से बी डैश आने का टाइम इंटरवल होता था डेल्टा टी, और ये आता था 2√u² माइनस 2gh/g। अब यहां से आपको u निकालना है, सॉल्व कर लो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। तो g डेल्टा t बाई 2 इक्वल टू √u² माइनस 2gh।
स्क्वायर कर दीजिए, तो जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यू निकालना है तो यू स्क्वायर आ जाएगा जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2gh, और यहां से यू सॉल्व करना है तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2gh। ये आंसर आना चाहिए, जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2gh। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। A particle starts from rest and its acceleration at t equal to 0 is इतना। 0 टाइम पर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड क्या हो। तो आप सोचो, जब एक्सेलरेशन 0 है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन ए है, लेकिन ए आप देख रहे हो कांस्टेंट नहीं है, लगातार घट रहा है। लाइन नीचे जा रही है मतलब एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है, बाद में 0 हो गया। तो जब तक एक्सेलरेशन रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को बढ़ाना। और जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, इससे पहले तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब इसके बाद जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप सोचो, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ी और आगे चल के कांस्टेंट हो गई, तो यहीं पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यानी जब कभी किसी मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है लेकिन वो खुद घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगी जिस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो जाए, है ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कॉन्सेप्ट है। उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो यानी यहां पर 8 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये बात पता चल गई। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? 8 सेकेंड पे, क्योंकि 8 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा। अब निकालेंगे कैसे? तो आपको पता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो बस लगा दो फॉर्मूला, वेलोसिटी सॉल्व करो। तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू 8 इंटू 5, और चेंज इन वेलोसिटी होगा 8 सेकेंड की वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है, ये कट जाएगा तो 20 इक्वल टू V8 आ जाए। तो 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। A rocket is fired upward from Earth's surface such that it creates an acceleration of 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रॉकेट को यहां से ऊपर फेंका गया, इसका एक्सेलरेशन 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड के बाद इसके इंजन को स्विच ऑफ कर दिया। देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये पूछ रहे हैं। तो यहां से एक रॉकेट को फायर किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन था 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर गया, 5 सेकेंड के बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होगा तो एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा और इसमें जी का इफेक्ट आ जाएगा, रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, तो जी लगने लगा। और फिर ये ऊपर जाता गया, यहां इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर ऊपर जाता गया और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो जाए। पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट बताइए। तो आप देखो, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन देखने से, ये रेस्ट टू रेस्ट मोशन का क्वेश्चन। देखो यहां रेस्ट से स्टार्ट हुआ, वहां रेस्ट में गया, तो ये रेस्ट टू रेस्ट मोशन का क्वेश्चन है। रेस्ट टू रेस्ट मोशन, रेस्ट टू रेस्ट मोशन। अब ये टाइम रेस्ट टू रेस्ट मोशन में इस एक्सेलरेशन को हम अल्फा नाम देते थे, इस एक्सेलरेशन को हम बीटा बोलते थे। यहां का जो टाइम दिया है 5 मिनट, वो T1 होता था, ये टाइम T2 होता था,
ये डिस्टेंस S1 लेते थे और ये डिस्टेंस S2 लेते थे, याद है ये। फॉर्मूला लगाएंगे, T1/T2 का रेशियो होता है बीटा बाई अल्फा। T1 आपको 5 मिनट दिया है, चेक कर लें, 5 सेकंड दिया है। T1 आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, और T2 निकालना है। बीटा रिटार्डेशन G के बराबर होगा, वो 10 है, और अल्फा 19.6। अल्फा 19.6 दिया है तो बीटा को 9.8 ले लेते हैं, जी को। तो 5/T2 आ गया 1/2, तो T2 आ गया 10 सेकंड, ये 10 सेकंड। अब T1 T2 पता है, S निकालना है। टोटल हाइट का मतलब होता है, टोटल हाइट मतलब S निकालना, और S होता है S1 प्लस S2। देखो ये S1 है, ये S2 है, टोटल हाइट मतलब S1 प्लस S2 यानी S निकालना। क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू रख लो, अल्फा दिया है 19.6, बीटा है 9.8 अपॉन 19.6 प्लस 9.8 इंटू टी। टाइम होता है टोटल टाइम, ये जो टी लिखा है वो होता है T1 प्लस T2। अब T1 आया था, दिया था 5 सेकंड, और T2 आया है 10, तो T1 प्लस T2 15 सेकंड हो गया। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ना, इसको 20 मान लो, इसको 10 मान लो, तो 20 इंटू 10 200, और नीचे 300। 200/300 करोगे तो 20/3 आ जाएगा, बाई 2 करोगे तो 10/3 आएगा। 15 का स्क्वायर 225, तो 225 इंटू 10/3। 3 से काटोगे लगभग 3 मान लो, 225 को 3 गुना करोगे 775 मीटर के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते, 775 के आसपास, 735 दिया हुआ है, तो 735 मीटर सही ऑप्शन है ना। 735 एग्जैक्टली इसलिए नहीं आया ना, जी 9.8 लेना था आपको, हमने जी को 10 ले लिया, उसलिए आंसर में थोड़ा फर्क आया है। 9.8 लेके करेंगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा। जरूरत क्या है करने की, आंसर ऐसे भी मैच कर गया। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ टावर इन द लास्ट 1 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहे किसी हाइट से इसको गिराया गया है, हाइट आपको h माननी है, लास्ट के 1 सेकेंड में ये टोटल हाइट का 9/25 ट्रेवल करता है। तो पूछ रहे हैं बताओ हाइट कितनी होगी, कैपिटल H कितना होगा, ये निकालना। क्वेश्चन समझ में आता है। ये वाली डिस्टेंस को अगर हम h मान लेते हैं तो ये जो हाइट हो गई ये h माइनस h हो गई। ऊपर टाइम t लेते हैं तो ये जो टाइम हो गया वो t माइनस t हो गया। याद है ये सब। कैपिटल T क्या है, टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने का। कैपिटल H क्या है, टोटल हाइट ऊपर से नीचे आने की। स्मॉल h क्या है, ये इनिशियल हाइट। स्मॉल t क्या है, इनिशियल टाइम, नीचे बचा हुआ टाइम। तो यहां से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है h माइनस h आपको 9h/25 दिया, तो स्मॉल h आ जाएगा h माइनस 9h/25, यानी स्मॉल h आ जाएगा 16h/25। h होता है हाफ GT स्क्वायर, और कैपिटल H होता है हाफ G कैपिटल T स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले तो याद होंगे ना सबको। ये कट गया, टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16/25 इंटू टी स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो टी आ जाएगा 4/5t। ये टी आ गया। अब टी माइनस टी आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, बाद वाला टाइम, तो टी माइनस टी 1 सेकेंड दिया हुआ है, इसमें टी की वैल्यू रख देंगे टी माइनस 4t/5। ये 1 आ गया, तो टी आ जाएगा 5 सेकेंड। टी माइनस 4t/5 करेंगे तो t/5 आएगा। t/5 1 सेकेंड है, तो t कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। कैपिटल टी सॉल्व हो गया।
अब कैपिटल टी मालूम हो गया तो कैपिटल एच चाहिए टोटल हाइट, वो क्या होती है हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, ये कटेगा और ये आएगा 125 मीटर, है ना। हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर ऐसे लिख के देख लो, फिर देख लो किस वाले हिस्से में लास्ट 1 सेकेंड टोटल का 9/25 है, चेक करना पड़ता। और जरूरी भी नहीं हर क्वेश्चन में वैसे मैच कर जाए, तो ये बेटर तरीका है, इससे चाहे जैसा दिया हो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आंसर आएगा 125 मीटर, यानी सही आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट कवर्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। आखिरी के 2 सेकेंड में 40 मीटर चलता है। पूछा है टावर की हाइट बताइए। अब इसको देखो इस तरह से सोच सकते हैं, u इक्वल टू 0 से चला और ये आया, हमें पता है पहले 1 सेकेंड में चलेगा ये 5 मीटर, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 25 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 35 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 45 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाएगा। अब कह रहे हैं लास्ट के 2 सेकेंड में 40 चलता है। अब मोशन तुम्हें इसमें हिट एंड ट्रायल से करना, ढूंढो कि कहां लास्ट 2 सेकेंड में 40 आ जाए। अगर आ जाता है कहीं ना कहीं लास्ट के 2 सेकेंड में 40 तो इस मेथड से करेंगे, और नहीं आता है तो इस मेथड से नहीं करेंगे। तो करते हैं, चेक करते हैं। लास्ट के 2 सेकेंड में, अब यहां अगर लास्ट का सेकेंड लोगे तो पहले ही सेकेंड में 45 आ रहा है, नहीं होगा। यहां पहले ही सेकेंड में 35 आ गया, फिर अगले में 25 आया, जोड़ के 60 हो जाएगा। यहां से देखो तो मैच कर सकता है। अगर यहां से ऊपर का टाइम ले लो, ये वाला, नीचे का टाइम छोड़ो, ऊपर का ले लो, तो देखो लास्ट का सेकेंड 25 हुआ और उसके पहले का 15, लास्ट के 2 सेकेंड में 40 चलना है उसको, और देखो यहां 40 चल रहा है, 25 प्लस 15, यानी यही दो लास्ट के 2 सेकेंड हो गए, लास्ट के 2 सेकेंड ये हो गए। सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर, यानी आंसर आ जाएगा। अब लास्ट के 2 सेकेंड में 40 चलता है तो पूछ रहे हैं टोटल हाइट बताओ, जोड़ लो, तो 25 प्लस 15 40 प्लस 5 45, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी 45 मीटर, है ना। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक पार्टिकल को किसी टावर के टॉप से ड्रॉप किया गया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द लास्ट 1 सेकेंड, आखिरी के 1 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस चलता है, दिस इज इक्वल टू दैट कवर्ड बाई इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड के डिस्टेंस के बराबर है। पहले 3 सेकेंड में तुम्हें मालूम है कितना चलता है, 5, फिर 15, फिर 25, तो पहले 3 सेकेंड में 45 मीटर चलता है, पहले 3 सेकेंड में 45 मीटर चलता है। और कह रहे लास्ट के सेकेंड में पहले 3 सेकेंड के बराबर चलता है, तो तुम्हें मालूम है 25 मीटर के बाद क्या आएगा 35 मीटर, और इसके बाद क्या आएगा 45 मीटर। तो अगर इसको लास्ट का 1 सेकेंड माने तो लास्ट के 1 सेकेंड में शुरू के 3 सेकेंड के बराबर चलता है, यही तो क्वेश्चन में दिया है। लास्ट के 1 सेकेंड में, तो लास्ट का 1 सेकेंड इसको ले लिया 45 मीटर, शुरू के 3 सेकेंड ये हो गए। अब बताओ शुरू के 3 सेकेंड में 45 चल रहा है और लास्ट के 1 सेकेंड में 45 चल रहा है, यही तो क्वेश्चन वाले कह रहे हैं। लास्ट के 1 सेकेंड में वो जितना चल रहा है उतना ही उसने शुरू के 3 सेकेंड्स में चला, यहां सेटिस्फाई हो रही बात। पूछ रहे हैं हाइट बताओ, जोड़ लो सबको, तो यहां तक चला वो, लास्ट का 1 सेकेंड ये है, इसका मतलब यहां तक चला, तो 45 प्लस 35 80, प्लस 25 105, प्लस 15 120, प्लस 5 125, तो हाइट हो जाएगी 125 मीटर, 125 मीटर। द रिलेशन दिस डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन बताना है। बहुत तरीकों से क्लास में सिखाया है। टी इक्वल टू √x+3, √x को t-3 लिख लो, होल स्क्वायर कर दोगे तो t इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी होती है dx/dt,
ये आएगा 2 × t-3, एक्सेलरेशन होता है dv/dt और ये आएगा 2। तो सही आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के टॉप से पानी की बूंदें टपक रही हैं। टावर की हाइट 9 मीटर है, तो 9 मीटर की हाइट से पानी की बूंदें टपक रही हैं। इफ द फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, यानी चौथी ड्रॉप यहां से गिरने वाली है। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच चुकी, तो जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच चुकी है तो चौथी गिरने वाली है। तो जब पहली पहुंच गई तो चौथी गिरने वाली है। इसका मतलब दूसरी बीच में यहां कहीं होगी और तीसरी यहां कहीं होगी। तो पूछ रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर से तीसरे ड्रॉप की पोजीशन बताइए। आसान है। सारी ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पे गिराई गई, लिखा है रेगुलर इंटरवल, यानी हर दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम इंटरवल सेम है। कुछ भी हो, टी मान लेते हैं। तो पहली और दूसरी ग्राफ के ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल टी, फिर टी, फिर टी। और जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो आपको पता है डिस्टेंसेस होती है x, 3x, 5x, ये होती है। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 5x + 3x + x और वो 9 मीटर दी है। तो हम कह सकते हैं 5x + 3x + x, ये 9 मीटर हो जाएगा। 9x = 9, तो x आ जाएगा 1 मीटर, x 1 मीटर आ जाएगा। कह रहे तीसरे ड्रॉप की लोकेशन बताइए। तीसरा ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप पूछ रहे हैं कहां है, टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टॉप ये है, यहां से तीसरा ड्रॉप कितना नीचे है, x, और x की वैल्यू क्या आई है, 1 मीटर। तो सही आंसर होगा 1 मीटर, 1 करेक्ट होगा। A body is released from the top of a tower of height h. It takes t second to reach the ground. बॉडी को जमीन तक पहुंचने में t सेकंड लगते हैं, t सेकंड। where will be the ball after t/2 सेकंड। t/2 मतलब यहां ये टाइम आपको t/2 और ये टाइम आपको t/2। ये आपने पढ़ा है, जब बॉडी को फ्रीली फॉल कराते हैं और टाइम इंटरवल सेम होता है तो डिस्टेंसेस ऑड नंबर के रेशियो में होती है। यहां टाइम इंटरवल सेम है, तो अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये 3x होगी। x सॉल्व हो जाएगा, x + 3x टोटल हाइट हो गई और ये आपको h के बराबर दी, तो 4x हो गया। तो x कितना हो जाएगा, h/4, सॉल्व हो गया। पूछ क्या रहे हैं, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड। t/2 सेकेंड पर बॉल यहां है, इसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। x की वैल्यू h/4 है, यानी ऊपर से कितना नीचे है ये h/4 और नीचे से कितना ऊपर है ये 3h/4, 3x होगा। x की वैल्यू h/4 रख देंगे। अब देखो, तो टॉप से कहेंगे तो h/4 होगी, बॉटम से कहेंगे तो 3h/4। तो पहला h आंसर क्या होगा, डिपेंड्स एट 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 3h/4 की हाइट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। A ball is thrown vertically upwards from the top of a tower at 4.9 मीटर पर सेकेंड। एक टावर के टॉप से, यहां से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है 4.9 मीटर पर सेकेंड से। नीचे एक तालाब है और इसमें ये आपको पता ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके नीचे ऐसे गिरेगी, तालाब में ऐसे गिरती। गिरने का टाइम आपको 3 सेकेंड दिया। हाइट पूछ रहे हैं क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको हमने गिरने के टाइम का फॉर्मूला लिखाया है। जब भी किसी बॉडी को किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंका जाए, वो ऊपर जाके नीचे लौट के आके गिरे, तो उसका टाइम का फॉर्मूला लिखाया है। टोटल टाइम
u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh/g। टाइम 3 सेकंड दिया है, u आपको निकालना है, सॉरी u आपको 4.9 दिया है, यहां 4.9 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g 9.8 इंटू 4.9 अपॉन g, सॉरी h अपॉन g 9.8। अब यहां से आपको h सॉल्व करना है। आंसर में देखो ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है ऊपर नीचे, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4.9 को 5 मान लेते हैं, इसको भी 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, इसको 10 ले लेते हैं तो 10 इंटू 2 20h, और नीचे भी 10 ले लेते हैं जी को 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 10 इंटू 3 अगले पेज पे करते हैं, तो 3 इक्वल टू आया 5 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 20h अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 30 आएगा, 30 इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 20h, 5 उधर ले जाएंगे, 30 माइनस 5 25, अंडर रूट 25 प्लस 20h, स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर 25 प्लस 20h, 20h आ जाएगा 600, h आ जाएगा 30 मीटर, यानी हाइट आ रही है 30 मीटर। अब 30 मीटर के आसपास जो ऑप्शन होगा वो टिक कर देंगे। 30 मीटर के आसपास 29.4 मीटर, सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 29.4 मीटर, है ना। A rocket is launched upward from the earth surface whose velocity time graph is shown in the figure। अर्थ सरफेस से लॉन्च किया गया है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया, यहां वेलोसिटी प्लॉट की गई, उधर टाइम प्लॉट किया गया। मैक्सिमम हाइट कब होगी, तो देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, ग्राफ को जरा स्टडी करो पहले। बॉडी रॉकेट को जमीन से फेंका गया ऐसे, अब जब तक इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, जब तक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो यहां से 0 टाइम पर चला, ऊपर चलता चला गया और देखो 120 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो मतलब 120 सेकेंड तक ये ऊपर जा रहा था, 120 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहां से ये लौटना शुरू कर देगा और नीचे आएगा, तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो 120 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुई, यानी ये 120 सेकेंड तक तो ऊपर गया, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो गई तो लौटना शुरू कर दिया इसने। तो अब बताओ मैक्सिमम हाइट किस टाइम पर आएगी, यही तो मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट किस टाइम पर आएगी, 120 सेकेंड पर, तो यानी 120 सेकेंड पे हाइट निकालनी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अब हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाइट निकालनी है मतलब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट एरिया होता है, तो एरिया निकालना है। एरिया ट्राइंगल बना है, इसका एरिया आप जानते हो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 120 है और हाइट जो है वो 1000 है, तो ये 60 इंटू 1000 आ जाएगा, यानी ये आएगा 60,000 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी 60,000 मीटर। अब 60,000 मीटर का मतलब हो जाएगा 60 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स फॉर ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय दिस। टाइम और एक्स में रिलेशन दिया है t इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। एम और एन कॉन्स्टेंट्स हैं,
रिटार्डेशन बताना है मोशन में कितना हो, रिटार्डेशन निकालो। हमने आपको बताया था जब t एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो तो ट्रिक बताई थी इसकी आपको, और ट्रिक बताई थी कि a सीधे होता है -d2t/dx² इंटू वी क्यू, ये a होता है। t को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार करोगे तो 2mx प्लस n आएगा, दोबारा करोगे तो 2m आ जाएगा और इंटू वी क्यूब, सीधा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू होगी -2mv³। माइनस इसलिए क्योंकि ये a सॉल्व किया हमने, एक्सेलरेशन सॉल्व किया है, वो माइनस में आ रहा है। लेकिन जब हमसे वो डायरेक्ट रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, इसका मतलब माइनस साइन हमें इंक्लूड नहीं करना। तो जब हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे और आंसर हो जाएगा 2mv³। ये माइनस समझ में आ गया ना। जैसे आपसे पूछें आपके पैसों का इस महीने का प्रॉफिट क्या है, और मान लो आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ है 100 रुपए का, तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट कितना है, -100 रुपए। तो जब प्रॉफिट पूछेंगे तो आप कहोगे -100 रुपए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पूछें लॉस कितना हुआ तो थोड़ी ना माइनस बोलोगे, लॉस पूछेंगे तो क्या बताओगे, 100 रुपए। वैसे एक्सेलरेशन कितना है, -2mv³, रिटार्डेशन कितना है, 2mv³। समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज दिस मच, एक्सेलरेशन बताओ। वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 24x। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, जब वेलोसिटी का स्क्वायर करो उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, v dv/dx एक्सेलरेशन होता है। तो d/dx लगा दो दोनों साइड, एक लाइन में आंसर आएगा। ये बनेगा उल्टा पुल्टा डिफरेंशिएशन है, 2v dv/dx। ये 5000 का 0 हो जाएगा, उधर 24 बचे। v dv/dx a कहलाता है, तो 2a = 24। a कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये जो इक्वेशन है v² = u² प्लस 2ax फॉर्म की है। v² की जगह v² लिखा है, u² की जगह 5000 लिखा है, 2a की जगह 24 लिखा है। तो 2a = 24 तो a = 12, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन ये तरीका केवल इस तरह की इक्वेशन में लग पाया, और जिससे हमने बताया है ये यूनिवर्सल है, किसी भी फंक्शन में लग जाएगा। जब कभी v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, स्क्वायर करो, डिफरेंशिएट कर दो, है ना। ए स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1। एक स्कूटर रेस्ट से एक्सेलरेट करता है, रेस्ट से एक्सेलरेट करता है a1, और इस कितने टाइम तक एक्सेलरेशन रहता है, t1 टाइम तक। ये एक्सेलरेशन रहता है t1 टाइम, एंड देन रिटार्ड्स एट ए कांस्टेंट रेट a2 टू कम टू रेस्ट। अब रिटार्डेशन आता है इसमें दोबारा, यहां एक्सेलरेशन था यहां तक, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब रिटार्डेशन आया a2, और t2 टाइम के बाद फिर से वेलोसिटी 0 हो। पूछ रहे हैं t1/t2 कितना होगा। समझ आ रहा है कौन सा एग्जाम्पल है ये, रेस्ट टू रेस्ट मोशन का केस। रेस्ट टू रेस्ट मोशन में आपको पता है t1/t2 ये किसका काम कर रहा है, अल्फा का, ये किसका काम कर रहा है, बीटा। हम लोग जानते हैं t1/t2 होता है बीटा/अल्फा। बीटा की जगह a2 आ जाएगा, अल्फा की जगह a1 आ जाएगा। तो t1/t2 हो जाएगा a2/a1, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सही है ना। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration। एक स्मॉल टॉय रेस्ट से मूव करना शुरू करता है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 10 सेकंड, t सेकंड्स, ये t सेकंड्स तक चलता है, और इस t सेकंड में ये 10 मीटर चला, 10 मीटर।
देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द नेक्स्ट t सेकेंड। तो अगले t सेकेंड में कितना चलेगा, अगले t सेकेंड में कितना चलेगा। ये वही केस जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो अगर गिवन टाइम इंटरवल सेम है, टी 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 ऐसे करके टाइम इंटरवल दिए हुए हैं, सेम टाइम इंटरवल हैं, तो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड ऑड नंबर के रेशियो में होती है। मतलब पहली डिस्टेंस अगर x है तो अगली डिस्टेंस होगी 3x, फिर अगली होगी 5x, फिर 7x, 9x ऐसे कर, लेकिन टाइम इंटरवल सेम होने चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सब है यहां पर। तो ये x है तो वो 3x है, तो ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 30 मीटर। तो सीधा आंसर आएगा 30 मीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। A ball of 0.5 kg is dropped from the height of 10 मीटर। एक 0.5 kg मास की बॉल को 0.5 मीटर की हाइट से 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। ये हाइट आपको 10 मीटर दी। At which the height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity is। कह रहे हैं किस हाइट पर कितनी गहराई चलने के बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए। किस हाइट पर v की वैल्यू 10 होगी, g की वैल्यू 10 होती है, कह रहे v का मैग्नीट्यूड g के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए किस हाइट पर। तो आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू सीधे होता है 2gh। v 10 है तो ये 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू एच, 10 से 10 कैंसिल हुआ, h आ गया 5 मीटर। तो ऊपर से 5 मीटर और नीचे से क्या होगा 5 मीटर, क्योंकि हाइट पूछी गई तो ऊपर से 5 मीटर है, नीचे से भी 5 मीटर ही होगा। तो आंसर आएगा 5 मीटर। Read the following statements. If object speed changes, its velocity must change and it must have some acceleration. स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, होगी, क्योंकि वेलोसिटी किससे मिलकर बनी होती है, वेक्टर है, वो स्पीड और डायरेक्शन को मिलाकर बनती है। तो अगर स्पीड बदल रही है तो वेलोसिटी को बदलना ही पड़ेगा। तो मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन सही है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है इफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस स्पीड मस्ट चेंज। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं स्पीड चेंज हो भी सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी चेंज दो कारणों से होगा, या तो स्पीड चेंज करेगी या डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों चेंज करेगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कोई गारंटी नहीं है कि स्पीड भी चेंज हो रही होगी, है ना। हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो, स्पीड कांस्टेंट हो। यहां मस्ट वर्ड गड़बड़ कर रहा है, स्पीड में चेंज लिखा होता तो सही होता, मस्ट चेंज लिखा है तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन गलत होगी। सी कह रहे हैं इफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज, ये सही लिखा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, और हर हालत में इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, सी सही। डी है इफ ऑब्जेक्ट स्पीड चेंजेस, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। स्पीड चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, है ना, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं होगा। इट्स वेलोसिटी में रिमेन कांस्टेंट, कह रहे स्पीड चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो पूछ रहे हैं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वो तभी कांस्टेंट होगा जब स्पीड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यहां वो कह रहे स्पीड जो है वो बदल रही है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट, स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। ई ऑप्शन दिया हुआ है इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो, तो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो एक्सेलरेशन। ये गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ए एंड सी, तो सही ऑप्शन होगा 4। A ball is thrown vertically upward from the ground. The correct velocity height diagram. Velocity का height के साथ डायग्राम, ये कॉमन डायग्राम होता है, हम सबको पता है, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, है ना। वेलोसिटी हाइट के साथ पैराबोलिकली वेरी करती है, इस टाइप का पैराबोला बनेगा और ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा, है ना। ये असेंडिंग मोशन का ग्राफ होगा और ये वाला डिसेंडिंग मोशन का। तो ये हो गया आपका पेपर। अब इस पेपर में कुछ खास ऐसा नहीं था, लेकिन अगर इस पेपर में आपको चीजें ट्रिक से करने को नहीं आती थी, क्वेश्चन के तरीके नहीं मालूम थे, तो या तो पेपर लेंदी लगेगा या फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर पेपर का सोल्यूशन देखिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा घर पे करिए, एनालिसिस करिए, है ना, और अगले पेपर के लिए प्रॉपरली तैयार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।